Good afternoon, students. How are you? Hoping for good, doing your well for your study. As you all know, your boards exams are very near. Your boards practical are going to be start very soon. So you all are doing well for your practical examination as well as for your board paper. Yesterday, I explained the chapter Variation of Goodwill, and today I am giving you the, or you can say I am going to complete this chapter Variation of Goodwill. Student problem is that time is short, so इतना डेप्थ में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन some most important questions I will try to solve it. Actually, valuation of goodwill is totally formula based chapter, and in this chapter, if you know the formula, you can solve the question very easily. Yesterday I told you valuation of goodwill में जब हम goodwill का valuation करते हैं तो 3 methods हैं, average profit method, super profit method और last is capitalization method. Capitalization method को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, capitalization of average profit method and capitalization of super profit method. Okay students, तो अगर मैं किसी भी चीज़ के एवरेज की बात करूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें एवरेज चाहिए होता है, और एवरेज इज इक्वल टू किसी भी चीज़ का एवरेज होता है टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. यानी कि अगर मुझे 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो 3 ईयर्स के प्रॉफिट का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इज नोन एज एवरेज, एंड गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. बट 12th लेवल में इतना इजी क्वेश्चन तो आपको नहीं देगा, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको साथ में देगा. तो एडजस्टमेंट्स में वो आपको दे सकता है अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन के बारे में. अब अबनॉर्मल लॉस में मैक्सिमम आपके लेवल पर जो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं वो क्या है? सबसे पहले नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. एक तो रिकरिंग एक्सपेंस होता है जो अगेन एंड अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस यूनिट को करना होता है. एक होता है जो ऑकेजनली होता है, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है. अगर इस तरह का कोई एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो आप उसे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉसेस प्लस होते हैं. लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट, उसे हम कंसर्निंग ईयर के प्रॉफिट में प्लस करेंगे. यानी कि हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि अगर हमें किसी ईयर का प्रॉफिट दिया है और उसके साथ कोई अबनॉर्मल लॉस के बारे में एडजस्टमेंट दी है तो उसे हमें पहले कंसीडर करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा. आफ्टर दैट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, राइट, बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए आप इस लॉस को भी प्लस करेंगे. नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी. बट if we are selling the fixed assets and we are getting or we are having loss at the time of selling the fixed assets, this is not, or you can say it is not normal business activity. Overvaluation of opening stock and undervaluation of closing stock. अगर overvaluation of opening stock हुआ तो प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, और अंडरवैल्यूएशन होगा तो अभी प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा. इसे भी प्लस करेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर्ड और चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कोई मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है लाइक परचेज ऑफ मशीनरी, लेकिन मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया इन परचेज, तो ये मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा? ये भी मेरे प्रॉफिट को कम करेगा. तो मेरे को क्या करना है? इसको भी प्लस करना है, राइट. तो ये कुछ अबनॉर्मल लॉसेस हो गए जो एडजस्टमेंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैलकुलेट करें, चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से करें या सुपर प्रॉफिट मेथड से करें, राइट. फिर इसी तरह अबनॉर्मल गेन्स होते हैं, अबनॉर्मल गेन्स माइनस होते हैं, राइट. जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपने क्या करा था? प्लस करा था. अगर प्रॉफिट है तो उसे माइनस करेंगे. अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तो आप क्या करेंगे? उसे माइनस करेंगे, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोज ओपनिंग स्टॉक, अगर आपने ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन कराया तो आपके प्रॉफिट को बढ़ा देगा, और अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो भी आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा. तो इसे आपको माइनस करना है, क्योंकि इंक्रीज करते हैं, इट लीड्स टू इंक्रीज द प्रॉफिट. पार्टनर्स रेम्युनरेशन इफ नॉट डिडक्टेड, आपको डिडक्ट करना है. यहाँ मिस्टेक अक्सर होती है. एक क्वेश्चन आता है उसमें नीचे दिया जाता है कि पार्टनर्स रेम्युनरेशन ऑफ एक्स एंड वाई नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन.
राइट, आउट ऑफ कंसर्निंग ईयर प्रॉफिट। तो कंसर्निंग ईयर के प्रॉफिट में से पहले आपको पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना है, उसके बाद आपको एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। रिमेंबर दिस, यहाँ मिस्टेक होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसे भी आप माइनस करेंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम है तो उसे भी आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या है, अब नॉर्मल गेन्स है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, राइट। नॉन रिकरिंग इनकम जो होती हैं, सच इनकम्स आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इजी चैप्टर है, लेकिन आपको कुछ एडजस्टमेंट को ध्यान में रखना है, जिसमें ये अबनॉर्मल लॉसेस के बारे में है, राइट स्टूडेंट। ये अबनॉर्मल लॉसेस है, अबनॉर्मल लॉसेस प्लस होते हैं। अबनॉर्मल लॉसेस को आपको क्या करना है, प्लस करना है, और अगर अबनॉर्मल गेन्स होते हैं तो उसे क्या करना है, उसे आपको माइनस करना है, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी तो सीधे सीधे फार्मूला पुट करना है, आंसर लगाना है। पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर, पुट द फार्मूला गेट द आंसर। और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि कभी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया, और उस एडजस्टमेंट को कंसीडर करने के बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद गुडविल में दो टाइप की गुडविल होती है, एक तो परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल इज अ गुडविल फॉर विच वी पे द कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का एक रनिंग बिजनेस परचेज करा, और मिस्टर एक्स ने 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट मिस्टर वाई को दिया, और जबकि मिस्टर वाई के बिजनेस की नेट वर्थ जो है वो 1,50,000 है, राइट। कितनी है, 1,50,000। तो क्या है, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड द नेट वर्थ, व्हाट आई एम टेलिंग, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन, जो परचेज प्राइस में पे कर रहा हूँ, और जो उस बिजनेस की नेट वर्थ है। नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जो उन दोनों में डिफरेंस है उसको हम कहते हैं गुडविल। क्या लिखा है, when a business is purchased and purchase consideration is more than net worth, purchase consideration is more than net worth, assets minus liability, the difference amount is purchase goodwill, right. It is recorded in the books of account, right. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है, इज इट क्लियर। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, राइट। क्या लिखा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट्स and not recorded in the books of accounts. Remember that self generated goodwill को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि it is not recognized as assets and not recorded in the books of accounts, लेकिन परचेज गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है क्योंकि we pay consideration for it. ओके, अब सवाल आता है, इतनी सब बातें होने के बाद ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि गुडविल, जो परचेज गुडविल होती है, ये जो मैंने आपको बताया कि वी पे द कंसिडरेशन फॉर इट, दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन स्टूडेंट्स। मिस्टर एक्स ने एक रनिंग बिजनेस टेक ओवर करा। मिस्टर एक्स टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का एक रनिंग बिजनेस टेक ओवर करा, राइट। परचेज कंसिडरेशन ₹2,50,000, assets ₹1,50,000, liabilities ₹50,000। मिस्टर एक्स ने एक रनिंग बिजनेस लिया मिस्टर वाई का, और मिस्टर एक्स का अपने जो परचेज कंसिडरेशन देना डिसाइड करा मिस्टर वाई को, उसकी वर्थ है 2,50,000।
एसेट्स वाले 50,000 की, लायबिलिटी 50,000 की है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वही गुडविल रिकॉर्ड होती है जिसके लिए हम परचेज कंसिडरेशन देते हैं, एक प्राइस देते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया 2,50,000। अब मिस्टर वाई के बिजनेस की नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी 1,50,000 माइनस 50,000, तो ये आ गई ₹1,00,000। ये मिस्टर एक्स के बिजनेस की नेटवर्थ है। दिस इज नेटवर्थ ऑफ मिस्टर वाईज बिजनेस। अगर अब परचेज कंसिडरेशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन है 2,50,000। In that case, purchase consideration is more than net worth. Purchase consideration ज्यादा है नेटवर्थ से, यानी कि गुडविल इज इक्वल टू 2,50,000 माइनस 1,00,000 इज इक्वल टू ₹1,00,000। तो ये मेरी गुडविल बन गई। यानी कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेटवर्थ, परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेटवर्थ, एंड परचेज कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय द परचेजिंग कंपनी टू वेंडर कंपनी। वेंडर मीन्स one who sell the business, In that case, Mr. X is a purchasing company and Mr. Y is vendor. So this is the answer. This goodwill will be recorded in the books of account because we are paying the consideration for it, and as per accounting standard 26, self-generated goodwill is not recognized as an asset, so it will not be recorded. Is it clear, students? Screenshot लीजिए इसका. Okay. अब एक्चुअली क्या है, एग्जाम में हम डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट दिया, उससे गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से पूछी, सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछी, या कैपिटलाइजेशन मेथड का यूटिलाइजेशन करा। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड की एसेट्स है 5 लाख, एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड इज इक्वल टू 5 लाख, लायबिलिटीज है ₹3,50,000, जनरल रिजर्व है ₹60,000, सन्डी क्रेडिटर्स हैं $90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एसेट्स दे रखी है, लायबिलिटीज दे रखी है, राइट, जनरल रिजर्व दे रखा है, सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें यहाँ पर उसने गुडविल नहीं पूछी, उसने आपसे पूछा है एवरेज प्रॉफिट। एक साइकोलॉजी काम करती है स्टूडेंट्स की, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करता है। यहाँ हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया कि ये सारी चीज आपको गिवन है, आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। एडिट के लिए अब सवाल ये है, यहाँ पर दिया है गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म is valued at ₹90,000 at 2-year purchase, 2 years purchase of super profit। वो कह रहा है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। यहां उसने आपसे एवरेज प्रॉफिट पूछ लिया। क्या पूछ लिया बेटा? कि आप इसका एवरेज प्रॉफिट बताइए।
अब गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होती है? सुपर प्रॉफिट into number of years purchased. Number of years purchased. Is it clear? गुडविल कितनी गिवन है? गुडविल के नीचे गुडविल लिख दीजिए. कितनी गिवन है? 90,000. सुपर प्रॉफिट पता नहीं, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है उनने मेरे को 2. राइट, कुछ करा मैंने, तो ये हो गया 90,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. तो ये हो गया 45,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट. मेरा 45,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया. इज इट क्लियर? अब यहां पर मुझे दिया है एसेट्स, राइट, लायबिलिटीज, इज इट क्लियर, जनरल रिजर्व, सन्डी क्रेडिटर्स, राइट, इज इट क्लियर? तो मुझे ये पता होना चाहिए कि एपी जो होता है मुझे पता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. इतनी बात तो मुझे पता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ये मुझसे फाइंड आउट कराना है. सुपर प्रॉफिट मेरा आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट में अगर निकाल लेता हूं तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं. अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है? इन्वेस्टेड कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेटवर्थ. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो नेटवर्थ अगर कोई मैं देखूं तो नेटवर्थ इसकी हो सकती है, राइट, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. क्या है मेरी? 90,000 की. कितनी है? 90,000 की, राइट. अब आप पूछोगे सर लायबिलिटीज ये भी है. यहां पर लायबिलिटीज पार्टनर्स कैपिटल है. लायबिलिटीज में ये पार्टनर्स कैपिटल है. दिस इज पार्टनर्स कैपिटल. दिस इज पार्टनर्स कैपिटल. तो अगर मैं इसकी नेटवर्थ निकालूं तो नेटवर्थ इज इक्वल टू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि 5 लाख माइनस 90,000, तो ये मेरी आती है 4,10,000. 4,10,000 ये मेरी आ जाती है इसकी नेटवर्थ. इज इट क्लियर? अब जब मेरी नेटवर्थ आ जाती है तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा सकता हूं. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नेटवर्थ इंटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू 4,10,000 इंटू 10% रेट दे रखी है, तो ये आ जाती है 41,000. दिस इज माई नॉर्मल प्रॉफिट. इज इट क्लियर? इतना तो मैं कर सकता हूं. इज इट क्लियर? दूसरी चीज, अब मुझे इसी फॉर्मूले को रिपीट करना है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मेरे को दे रखा है 45, एवरेज प्रॉफिट मुझे पता नहीं, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आया है 41,000. तो 45 प्लस 41 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के नीचे मैंने सुपर प्रॉफिट की वैल्यू लिखी 45,000, जो यहां से मुझे मिला. एवरेज प्रॉफिट मुझे पता नहीं, मुझसे पूछ रहा है. नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आया है 41,000. तो एवरेज प्रॉफिट मेरा हो गया
86,000. 86,000 is average profit. What is the answer? Answer is average profit is equal to 86,000. This is my answer. अब सवाल ये है कि मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए या तो नेटवर्थ चाहिए होती है या कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है, राइट? तो मैं सिर्फ इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से भी निकाल सकता था. कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि आप जनरल रिजर्व, राइट, और लायबिलिटीज को जोड़ दीजिए, यानी पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिजर्व को प्लस कर देता हूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, लेकिन वैल्यू सेम ही आएगी. 350 प्लस 60,000 इज इक्वल टू 4,10,000. इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Is it clear? This is a very very important question. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में मोस्टली क्या है, फार्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है. एडजस्टमेंट को जो भी आपको कराई है वो अच्छे से ध्यान में रखना है. इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट गुडविल कैलकुलेट नहीं कराई, उससे पूछा कि आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाइए, राइट? इसे करिए. इज इट डन? अब अगर मैं इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड से क्वेश्चन करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व और टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट? अगर मैं इसे रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? शेयरहोल्डर फंड इक्विटी, राइट? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व या टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये मेरा फॉर्मूला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के. टोटल एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं या पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व प्लस कर दूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड इस फार्मूले से आ जाती है. मैं इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ओके, कल हमने क्वेश्चन करा था इसमें, मतलब कल हमने एक मेथड करा था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इसमें आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे, ईयर्स गिवन होगा, प्रॉफिट्स गिवन होंगे, वेट्स गिवन होंगे. आप निकालेंगे ईयर्स गिवन होगा, प्रॉफिट गिवन होगा, राइट, और वेट्स गिवन होंगे. अब आपको निकालना है प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट इंटू वेट. प्रॉफिट इंटू वेट्स, जिसे मैं बोल सकता हूं वेटेज प्रॉफिट. अब इसका सम करना है आपको वेटेज प्रॉफिट का.
और वेट्स का सम करना है, राइट। वेटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट को आपको वेट से मल्टीप्लाई करना है, वेटेज प्रॉफिट का सम करना है, वेट्स का सम करना है, यानी WAP वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट्स, राइट। इसे हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट की W से मल्टीप्लाई करूंगा, गिवन कंसर्निंग ए के प्रॉफिट की वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट भी आ सकता है, जिसे मैं वेटेड प्रॉफिट भी कहता हूं। WAP इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, राइट। और गुडविल इज इक्वल टू WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये मेरा फार्मूला होता है, राइट। इसी फार्मूले को आपको फॉलो करना है, क्योंकि यस्टरडे जब मैंने फार्मूला इसका लिखा था तो प्रोडक्ट लिखा था टोटल ऑफ प्रोडक्ट। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं आता टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल ऑफ वेट्स या टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट, लेकिन आपको यही फार्मूला लिखना है, टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, क्योंकि यही फार्मूला आपकी बुक में गिवन है। तो टोटल ऑफ वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। प्रोडक्ट हम वहाँ यूज करेंगे जब हमने आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में IOD का ट्रीटमेंट कराया था प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड में वहाँ पर हम IOD के लिए हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट लगाते थे, लेकिन यहाँ पर हम गुडविल का चैप्टर कर रहे हैं, तो गुडविल में वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको वेटेज प्रॉफिट निकालना होगा, जिसके लिए प्रॉफिट ऑफ वेट्स की मल्टीप्लाई और उसके बाद वेटेज प्रॉफिट का सम उसको टोटल ऑफ वेट्स से डिवाइड करना है, और उसके बाद गुडविल इज इक्वल टू WAP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बाकी इस चैप्टर में स्टूडेंट कुछ ऐसा मैं समझता नहीं कि जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट को कंसीडर करना है, फार्मूले आपको पता होने चाहिए, राइट। एक चेक क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको करा दिया, बाकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और हम इसकी देख लेंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। इज इट क्लियर? क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं, इसकी सेल्फ स्टडी, इसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सैम्पल पेपर में फोकस करिए, ये टाइम आपका मोबाइल देखने का नहीं है। सोशल मीडिया से इस टाइम दूर रहिए, मोबाइल में भी वही चीज़ देखिए जो आपके काम की हैं, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी पेपर की प्रिपरेशन करने में, राइट। स्पीड मेंटेन करिए, राइट, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही, राइट। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैक्सिमम कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट को इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। आता हूँ मैं फिर एक कुछ नई वीडियोस के साथ, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ, और कुछ इम्पॉर्टेंट न्यू चैप्टर के साथ आपके लिए, जो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे एंड thank you so much for kind and humble support to this channel. Thank you so much.